नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में अब एक नया सांप्रदायिक माहौल तैयार करना चाहती है। 2 ढाई साल चुनाव को हैं। लोकसभा चुनाव में जिस तरह उत्तर प्रदेश में फजीयत हुई भारतीय जनता पार्टी की, उससे भाजपा समझ गई कि भविष्य में भी यहाँ कोई बहुत ज्यादा स्कोप है नहीं। भारतीय जनता पार्टी समझ गई कि यहाँ पे पिछड़े और दलित मुसलमानों के साथ एक मंच पर आ गए हैं, लिहाजा उसका झाड़ू लगना तय है। तो फिर एक ही सूरत है कि बटोगे तो कटोगे के नारे को जमीन पर उतारा जा सके। सभी लोग मानते हैं कि संभल की घटना अचानक नहीं हुई, ये प्रायोजित षड्यंत्र है। गोदी मीडिया तो और आगे निकल गया। वो कह रहा है कि संभल की घटना में पाकिस्तान का कनेक्शन है। कारतूस मिले वो पीओके के थे, पाकिस्तान लिखा हुआ था। मैं समझ नहीं पाता कि फिर अगर पाकिस्तान के लोग संभल में एक्टिव हैं तो मोदी और शाह क्या कर रहे हैं। एक्चुअल में ये सारी गोदी मीडिया प्लान करता है आपके दिमाग में हिंदू मुसलमान का जहर बोने के लिए। बहुत शानदार पत्रकार है केपी मलिक जी। मैंने उनसे तमाम मुद्दों पर बात करी है। खास तौर से पूछा है कि चूंकि वो भी एक प्रमुख जाट पत्रकार तो है, लेकिन जाटों में बड़े लोकप्रिय हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि ये कहावत है, उन्होंने ट्वीट भी किया कि टूटी हुई खाट और झुका हुआ जाट कभी अच्छा नहीं लगता। धनखड़ जी के मन में अचानक किसानों के लिए प्यार आया, उसका कारण क्या है? वो शानदार बातचीत है। मैं आपको सीधे ले चलता हूँ केपी मलिक के पास, इस अनुरोध के साथ कि चैनल को ज्वाइन करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलते हैं केपी मलिक के पास। 4 PM न्यूज नेटवर्क पे बहुत बहुत स्वागत है केपी मलिक जी आपका। राजनीति बहुत गर्म है। राहुल गांधी संभल जा रहे हैं, किसान दिल्ली जा रहे हैं, अलग अलग मूवमेंट शुरू हो रहे हैं, देश में तेजी के साथ शुरू हो रहे हैं। इस बीच में एक छोटी सी खबर लेके बड़ी बन रही है। किसी टाइम में किसानों की तरफ आंख उठा के भी ना देखने वाले, बल्कि किसानों के मूवमेंट के खिलाफ रहने वाले जगदीप धनखड़ जी का, उपराष्ट्रपति जी का दिल एकदम हिलोरे मारने में लगा किसानों की तरफ। कृषि मंत्री की मौजूदगी में कह रहे हैं कि एमएसपी मिलना चाहिए, इससे फायदा हो जाएगा, किसानों की बात सुनना चाहिए। अब लोग कह रहे हैं कि क्या ये सत्यपाल मलिक पार्ट 2 तैयार हो रहे हैं? उधर किसान जिस बड़ी संख्या में इकट्ठे हो रहे हैं, क्या लग रहा है, मेरी तो समझ में आ नहीं रहा कि अचानक उपराष्ट्रपति जी का दिल इतना किसानों के प्रति क्यों आ गया? क्या कोई बड़ा गेम प्लान है, किसानों के मूवमेंट बढ़ पाए उससे पहले? आप क्या सोचते हैं? आप बड़े एक्टिव रहते हैं, आपको सब पता रहता है इन सब चीजों का, आपका क्या मानना है? देखिए संजय जी, अगर हम देखें ये जो मूवमेंट किसानों का चल रहा है कई दिन से, ये नोएडा में पिछले कई महीनों से चल रहा है। अलग अलग अथॉरिटी पे किसानों ने धरने दिए हैं और किसान अपनी जायज मांगों की बात कर रहे हैं। वो एमएसपी नहीं मांग रहे, वो दूसरे 3 बिलों का विरोध नहीं कर रहे हैं। जो नियमावली अथॉरिटी ने बनाई है, जो कोर्ट के आदेश हैं, वो उनको लागू करने की बात कर रहे हैं। देखिए संजय जी, हम जिन चीजों की बात करते थे कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था, उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर योगी जी के आने से बहुत बेहतर हो गया है, वो तस्वीर पलट गई है। अगर आने वाले समय में योगी जी को नुकसान होता है तो मेरा मानना यह है वो यही कानून व्यवस्था और यही लॉ एंड ऑर्डर ही उनको डुबोएगा, क्योंकि आज भ्रष्टाचार चरम पे है। अब आप बताइए कि किसान को अपनी फाइल में कुछ कराने के लिए दलालों के चक्कर काटने पड़ते हैं, और दलाल को अगर वो जमीन बेच दे या किसी बिल्डर को किसान अपने हिस्से की जमीन दे दे तो उसका काम तुरंत हो जाता है और किसान का काम होता नहीं है। और वही किसान जमीन अगर अपनी बिल्डर को दे, तुरंत हो जाता है अगले दिन, क्योंकि वो पैसे चढ़ा देता है। और कोई एक किसान तो है नहीं है संजय जी के 10 किसान हो, 5 किसान हो, परेशान हो। इतनी भारी तादाद में किसान परेशान है, और वो परेशान होकर बार बार हर जगह धरना देके जब वो थक चुका, तब उसने दिल्ली की तरफ कूच किया। आपने उसको समझा बुझा के यहाँ पे नोएडा के बॉर्डर पे रोक लिया और आपने कहा कि भाई ये यहाँ पे आप रुकिए, हम आपका समाधान करते हैं। और कल आप सोचिए, कल लाठीचार्ज हुआ और सैकड़ों किसानों को गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये दोहरी रणनीति जो प्रशासन चला रहा है, ये उग्र रूप ले चुका है। आपको मालूम है 13 महीने दिल्ली में आंदोलन चला और लगातार खनौरी बॉर्डर पे कई सालों से लगातार आंदोलन किसानों का चल रहा है। तो खनौरी बॉर्डर पर अभी भी किसान बैठे हैं, कई अनशन कर रहे हैं। अभी आज महापंचायत की घोषणा राकेश टिकैत ने कर दी, ये मामला बड़ा भी बन सकता है। तो सरकार चाहती क्या है? दूसरी चीज ये है कि आपने जो देखा, जिसका आपने जिक्र भी किया, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, आज वो महामहिम उपराष्ट्रपति देश के हैं। और आपने याद किया होगा कि भाई 13 महीने दिल्ली में किसानों का आंदोलन चला, लगभग 750 किसानों का
निधन हुआ, उसमें उनकी शहीदी हुई, तो एक शब्द इनके मुंह से नहीं फूटा। और बाद में आपको याद होगा कि जब एक किसी सांसद ने बाहर निकल के इनकी मिमिक्री कर दी थी, तो तुरंत इन्होंने बाहर मीडिया को कहा था कि देखिए, ये जाटों का अपमान है, ये किसानों का अपमान है, मैं किसान पुत्र हूं, मैं जाट हूं, इसलिए मेरा अपमान किया जा रहा है। मैंने उस दिन भी आपके चैनल पे भी कहा था, क्या इनका अपमान तब नहीं हुआ जब उन बहन बेटियों को जंतर मंतर पे पुलिस अपने बूटों से कुचल रही थी? क्या इनका अपमान तब नहीं हुआ जब वो 13 महीने किसान गर्मी सर्दी धूप में सड़ रहे थे और 750 किसान मर गए, इनके मुंह से चू नहीं निकली? तो आज इनको दर्द क्यों दिखाई दे रहा है? इसमें संजय जी क्या हुआ था कि इतवार के दिन यहाँ दिल्ली में रविवार को भारत मंडपम में एक बड़ा प्रोग्राम जाटों ने किया था। हमारे आदरणीय महेंद्र प्रताप जी की जो राजा थे मथुरा एरिया के, जिन्होंने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की बात जो लोग करते हैं, उनकी सारी जमीन उन्होंने दान की थी, इतने बड़े राजा और बहुत सुप्रसिद्ध किसानों के वो और जाटों के सम्मानीय नेता है महेंद्र जी। उनकी 130वीं जयंती थी, उसके समारोह में एक बुक लॉन्च हुई थी और वहां पे धनखड़ जी गए थे। तो धनखड़ जी को वहां कई लोगों ने पूछा कि आप समाज के नाम पे, भारतीय जनता पार्टी में प्रतिनिधित्व करने के नाम पे आप इतने बड़े पद पे बैठे हैं, क्या आप बता सकते हैं कि पिछले कुछ सालों में आपने किसानों के लिए या जाटों के लिए कुछ किया हो? और उसके बाद क्या होगा? आप परमानेंट तो इस पद पे नहीं बैठेंगे। तो इनको भी ये लगा, और अंदर से भी कुछ बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह भी इनको उस तरह से डील नहीं कर रहे हैं जो 2024 से पहले कर रहे थे। तो अब मुझे लगता है कि इनके दिमाग में कुछ ऐसा आ गया है कि भाई अगर मुझे वापस बाद में समाज में जाना है तो कुछ समाज की बातें उठानी चाहिए। क्योंकि अगर हम यहाँ सतपाल मलिक की बात भी करें, तो कश्मीर के गवर्नर से पहले तो उन्होंने कभी किसान की बात करी नहीं, 20 साल वो भाजपा में रहे, लेकिन आज खूब मुखर होकर बोल रहे हैं। तो ये मुखर जो शुरू किया है कल से धनखड़ जी ने, तो हम आशा कर रहे हैं कि अब ये जो शुरू किया है इन्होंने, ये पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे और मुखर होकर लगातार बोलेंगे, क्योंकि उपराष्ट्रपति पद से तो इनको कोई हटा नहीं सकता। तो कार्यकाल तो अपना पूरा करेंगे ये और मुखर होकर बोलेंगे, ऐसी हम उम्मीद कर रहे हैं, अगर इसमें कुछ रणनीति दूसरी नहीं है तो। हालांकि कई लोग ये भी संजय जी मुझे कह रहे हैं, उनके लगातार फोन भी आ रहे हैं कि कहीं इसमें कोई दूसरी रणनीति तो नहीं है, कि भाई वो ऐसा सोच रहे हो कि जो है भारतीय जनता पार्टी को सॉफ्ट करने के लिए, किसानों को सॉफ्ट करने के लिए थोड़ा इस तरह की पैंतरेबाजी कर रहे हो। तो हम यहाँ पे ये कहते हैं कि जिस तरह की उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, वो पैंतरेबाजी वाली नहीं लग रही मुझे, वो अंदर से आवाज निकल रही थी कल वाली। तो मैं निश्चित तौर पे ये कह सकता हूं कि कल जो इन्होंने किया है, ये इस मामले को लेकर आगे बढ़ेंगे। और दूसरी बात यह है कि संजय जी आप देख रहे हैं कि किसान का जो हाल है, राहुल गांधी हो, दूसरे लोग हों, सब किसानों से मिलने की कोशिश कर रहे हैं या संभल जाने की कोशिश कर रहे हैं, और सरकार कह रही है, प्रशासन कह रहा है कि आप वहां नहीं जा सकते। राहुल गांधी ने कहा कि संभल नहीं जाने दे रहे तो मुझे किसानों से ही मिलने दो। बोले नहीं नहीं, आप किसानों से नहीं मिल सकते। किसान दिल्ली आना चाहता है, उसको दिल्ली से रोक रहे हैं। विपक्ष दिल्ली से यूपी जाना चाहता है, उसको यूपी से रोक रहे हैं। तो ये कहां कहां रोकोगे लोगों को आप? महाराष्ट्र के एक गांव में लोग वोटिंग करना चाहते हैं अपने चेक करने के लिए बैलेट पेपर पे, आप उसको रोक रहे हैं, वहां कर्फ्यू लगा दे रहे हैं। आप क्यों रोक रहे हैं लोगों को? आपको डर किस चीज का है? तो ये जो डर है इनका, ये डर है कहीं ना कहीं दिख रहा है, इसीलिए ये परेशान है, मुझे ऐसा लग रहा है जी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि डर सामने नजर आ भी रहा है तभी परेशान है, लेकिन एक बड़ा सवाल ये होता है कि किसानों का इतना बड़ा मूवमेंट होता है, लेकिन गोदी मीडिया के चैनल पे कुछ दिखता ही नहीं है। सुधीर चौधरी जी ब्लैक एंड व्हाइट लेकर आज तक पे 3 दिन से शोध कर रहे हैं। इस मस्जिद के नीचे मंदिर था, इस मस्जिद के नीचे मंदिर था, इस मस्जिद के पड़ोस में मंदिर था। यानी पूरे चैनल गोदी मीडिया के दिन भर मस्जिद के नीचे मंदिर, मस्जिद के पड़ोस में मंदिर, क्या मस्जिद, इस पे तो घंटों-घंटों प्रोग्राम दे रहा है। लेकिन किसान परेशान हैं, ठंड में सड़क पे हैं, रात गुजार रहे हैं, इस पे चर्चा नहीं होती। देश का ये जहरीला चैनल जो दिन भर हिंदू मुसलमान की राजनीति करने लगा है, कि समाज को और बाँटना चाहता है केपी मलिक जी। जो नारा है ना कि बँटोगे तो कटोगे और बाँट दो, काट दो, ये जो बीजेपी के नारे हैं, ये चैनल इससे भी सुरताल बजाते हुए आगे निकल जा रहे हैं। मतलब भड़काऊ थंबनेल होते हैं, 2 समुदाय के बीच में तनाव पैदा करने वाले थंबनेल होते हैं। क्या लगता है आपको, ये रुकेगा या और बढ़ेगा?
देखिए संजय जी, अगर आप चैनल की बात करते हैं, गोदी मीडिया की बात करते हैं, तो ये आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है। इस पे बात करना मुझे लगता है बेईमानी है। ये सब जानते हैं कि सब बिके हुए हैं और यही नतीजा है कि हम और आप बैठ के यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, लाखों लोग देख रहे हैं। अगर चैनल अच्छे से काम कर रहे होते, तो शायद हमारी और आपकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती। जो चैनल अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, अपनी ज़िम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं, वो जो सरकार के मुखपत्र बने हुए हैं, सरकार के मुख वीडियो बने हुए हैं, तो वो जो सरकार चाहती वही बोल रहे हैं, वही दिखा रहे हैं, तो ये जनता समझ चुकी है। और देखिए धीरे-धीरे जनता एक्टिव हो रही है। और मैं चाहे संभल की आप बात करें, चाहे संभल के बाद दूसरी आप बात करें, कट्टर हिंदुत्व की बात करें, धार्मिक बात करें, अभी ये मुद्दे में इनकी पूंछ में आग लगने वाली है नहीं। मैं आपको ये बता चुका हूं कि अभी खाली मुस्लिम ही नहीं, हिंदू भी ऐसा हो गया है कि जैसे मैंने आपको कई बार एग्जाम्पल देता हूं कि किसी बीमार व्यक्ति को एम्स में लेके आते, जब सब जगह से फेल हो जाते हैं और उसको इंजेक्शन मारते, उसमें हलचल नहीं होती। तो ये जो हिंदू मुस्लिम वाला मुद्दा है, ये इतना आगे बढ़ चुका है कि अब इसमें कोई हलचल दिखाई दे नहीं रही, और लोग भी समझ गए कि भारतीय जनता पार्टी अपने हितों को साधने के लिए हिंदू मुस्लिम मुद्दे पे आगे पटक जाती है। 8 साल उत्तर प्रदेश में हो गए और 10 साल से अधिक आपको सेंटर में हो गए। आप अपनी योजनाओं पे चुनाव नहीं जीत रहे हैं, आप हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं। अगर आपने 8 साल में बहुत अच्छे अच्छे काम उत्तर प्रदेश में किए हैं, तो आपको क्या जरूरत है संभल की बात करने की? आपको क्या जरूरत है 2013 मुजफ्फरनगर करने की? आपको हिंदू मुस्लिम करने की क्या जरूरत है? आप जातिवाद के हिसाब से टिकट बांट रहे हैं, आपको क्यों बांटने पड़ रहे हैं जातिवाद के? क्योंकि आपको अपने विकास कार्यों पर विश्वास ही नहीं है, क्योंकि आपने किए ही नहीं है। आपने खाली सबूत पे छोड़े हैं, हवाबाजी करी है। तो आप जो भी योजनाएं चला रहे हैं, जो भी सरकार की चीजें हो रही हैं, वो जनता को दिख नहीं रही है। और दूसरा संजय जी, अगर आप धार्मिक बात ही करते हैं, आप बनारस और मथुरा को, सॉरी, इला उसको, अयोध्या को मेरे से अच्छे तरीके से जानते हैं, और जनता ने रिजल्ट दे दिया है वहां। अयोध्या का रिजल्ट आपके सामने है, और बनारस का भी जो रिजल्ट आपको दिख रहा है, या बनारस में जो परिस्थितियां दिख रही हैं, वो कुछ और हैं। प्रधानमंत्री जो रिकॉर्ड वोटों से जीतते थे, वो जीते नहीं है, तो शायद जिताए गए हैं। वहां पे भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। तो जनता नहीं चाहती है कि इनके अब शगुफे में फंसना। जनता चाहती है रोजी रोजगार, जनता चाहती है शिक्षा, जनता चाहती है स्वास्थ्य, और ये सरकार इन सब चीजों को देने में नाकाम रही है। इसलिए ये सरकार जो है अब बैकफुट पे खड़ी हुई है। आज देखिए कि सरकार कितने मुद्दों पे घिरी हुई है। आज महाराष्ट्र में सरकार घिरी हुई है, पूर्ण बहुमत होने के बाद आप वहां पे अपना सीएम अभी तक नहीं बना पाए। अब कल बनेगा, सही सलामत बनेगा, कब तक चलेगा, इस पे संशय है। दूसरा, उत्तर प्रदेश में आप देख लीजिए कि किसान आपके दरवाजे पे खड़ा हुआ है, सिरदर्दी आपको कर रहा है, संभल का केस आपको चल रहा है, अडानी की तलवार आपके सिर पे लटकी हुई है। तो कौन कौन सी तलवार से बचोगे? संविधान को लेके जब तक विपक्ष सड़क पे नहीं उतरेगा, जब तक हम और आप सड़क पे नहीं उतरेंगे, तब तक कुछ होने वाला नहीं है, ये भी लोग सोच रहे हैं। और जनता सड़कों पे आनी शुरू हो गई है विभिन्न मुद्दों को लेकर। अब ये जनता संविधान बचाएगी, अब जनता खड़ी होगी, क्योंकि विपक्ष भी कहीं ना कहीं क्या करता है, संविधान तब तक बचाता है जब तक इलेक्शन होता है। इलेक्शन हुआ, उनका विधायक जीता या हारा, संविधान बच गया, वो अपने घर चले गए, बात खत्म हो गई। लेकिन ये लड़ाई जनता को लड़नी पड़ेगी, और मैं लगातार चैनलों पे ये कहता हूं कि ये लड़ाई जयप्रकाश जी के अंदाज में लड़नी पड़ेगी, सड़कों पर उतर के। क्योंकि जयप्रकाश जी की नीयत ये नहीं थी कि मुझे चुनाव जीतना है, मुझे नेता बनना है, मुझे प्रधानमंत्री बनना है, मुझे फाइनेंस मिनिस्टर बनना है। उनको संविधान को बचाना था, और उन्होंने बचाने का काम किया। कोई भी मंत्री बने, कोई भी प्रधानमंत्री बने। तो ऐसे लोग अब सड़कों पे आ रहे हैं जिनको कोई मंत्री, संतरी, प्रधानमंत्री नहीं बनना है, उनको वास्तव में संविधान बचाना है, क्योंकि संविधान पे खतरा है। सारी सरकार, सारी भाजपा अडानी को बचाने में लगी हुई है। क्यों नहीं आप जांच कराते? जब इतने सारे आरोप हैं, क्यों नहीं आप कोई एक्शन लेते? तो कहीं ना कहीं दाल में काला है, इसलिए सरकार उसको बचाव कर रही है। जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि कहीं न कहीं अडानी के मामले में भी सरकार इसलिए बचाव कर रही है क्योंकि खुद के भी दामन पे छींटे पड़ने की उम्मीद है। महाराष्ट्र के एक गाँव में एक नया फैसला आया कि साहब हमारे गाँव में इतने वोट पड़ ही नहीं सकते थे बीजेपी के, दोबारा वोट डाल के देख लेते हैं। अपना ही बूथ बना लिया, अपना ही बैलेट बॉक्स बना लिया। सरकार कर देनी थी, कोई उनके चुनाव जीतने से वोट तो चेंज हो नहीं जाते। हमारे तमाम मॉक ड्रिल होती है, लेकिन साहब डर गई सरकार, कर्फ्यू लगा दिया। अंग्रेजों के टाइम में जैसे एक पर्चा छापने से क्रांति हो जाती थी, लेकिन ये जितना डराया सरकार ने, जितनी डरी सरकार,
क्या लगता है केपी मलिक जी की पूरे देश में एक संदेश नहीं चला गया? अगर अब महाराष्ट्र के चुनाव जिस तरह अप्रत्याशित है, मैं तो खुद वहाँ पे 15 दिन था महाराष्ट्र में, मुंबई में मेरे साथ-साथ रिपोर्टर वहाँ पे थे। हमने घूम के देखा, मैं स्वीकार कर रहा हूँ कि बिल्कुल नहीं हो सकता। मतलब मैं इतनी ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे 60 सीटें अलग-अलग जा रही हों, सबको ये मानना हो कि लोग नाराज़ हो और वोट अलग आ जाए। लेकिन जब महाराष्ट्र के गाँव में हुआ, अगर ये गाँव-गाँव में होने लगा और गाँव-गाँव में संदेश फैल गया कि बेईमानी हो रही है, तो चुनाव आयोग क्या बचा पाएगा अपने आप को? क्योंकि देश में क्रांतियाँ और दुनिया में क्रांतियाँ बहुत हुई हैं। क्या हम एक खतरनाक क्रांति की तरफ बढ़ रहे हैं? संजय जी, ये आपको महाराष्ट्र चलने से पहले एक बार आपको हरियाणा चलना पड़ेगा। हरियाणा में भी कई जगह इस तरह की चीजें हुई हैं और कई सारे जो विपक्षी उम्मीदवार हैं उन्होंने चंडीगढ़ और पंजाब हाई कोर्ट में रिट दायर की है और उनकी रिट स्वीकार हो गई है। उसमें फैसला आना है। उसको बूथ की वीडियो, बूथ की जो एक्टिविटीज है, मशीनें हैं, सारी वहां दिखानी है। उसमें दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा और इलेक्शन कमीशन कुछ नहीं कर पाएगा। ये चीजें शुरू हुई हैं अभी वहां पे। दूसरी अगर आप बात करते हैं महाराष्ट्र की, जिस तरह से उस गांव का उदाहरण आप दे रहे हैं, उस गांव ने यही कहा कि भाई हमारे गांव में जितने वोट हैं और हमने तो कांग्रेस को दिया है और कांग्रेस के वोट यहाँ निकले नहीं इतने, तो वोट कहाँ गए? क्योंकि आप भी जानते हैं गांव से, मैं भी एक गांव से हूं, तो मुझे पता है कि कौन कौन से घर भाजपा के, कौन कौन से घर समाजवादी के, कौन कौन से घर आरएलडी के, कौन कौन से घर कांग्रेस के, सबको सब पता है। तो एक रफली आइडिया आपको मिल जाता है कि कितने वोट किसको जाने चाहिए। और अगर वो यहाँ पे क्या हो रहा है कि दाल में काला कुछ हो सकता है, लेकिन यहाँ तो दाल ही पूरी काली है। अरे आटे में नमक तो आप कर सकते हो, लेकिन नमक में आटा थोड़ी डालोगे। तो इन्होंने क्या किया कि उल्टा कर दिया इन्होंने। जैसे कई लोग आटे में नमक मिलाते थे, इन्होंने नमक में ही आटा मिला दिया। नमक की बोरी है, उसमें एक चुटकी जो है आटा डाल दिया और कह दिया खाओ। तो ये नहीं खाया जाएगा, इसको आप निगल नहीं सकते, इसको हजम नहीं कर सकते आप, तो ये बाहर आएगा। तो वही महाराष्ट्र में आप चीजें देख रहे हैं। महाराष्ट्र में धीरे धीरे जो चीजें पक रही हैं, वही मैं कह रहा हूं जन आंदोलन का रूप लेंगी और लोगों को सड़कों पे उतरना ही पड़ेगा। इसमें कोई बड़े नेता राहुल गांधी सड़क पे आए ना आए, वो अपना काम करे जो करना है। ये लड़ाई किसी पक्ष विपक्ष या खाली सियासी दलों की नहीं रह गई। अब ये लड़ाई जनता की लड़ाई बन चुकी है, ये विद्वानों की लड़ाई बन चुकी है, पत्रकारों की, वकीलों की, प्रोफेशनल लोगों की लड़ाई बन चुकी है। अब आज मैं जो यहाँ दिल्ली प्रेस क्लब में बैठा हूँ, अभी बाहर वकीलों की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, किसानों की एक तीन प्रेस कॉन्फ्रेंस एट ए टाइम प्रेस क्लब में चल रही है और धरने चल रहे हैं, वकील विरोध कर रहे हैं। अब आप बताइए, जो संभल का मामला हुआ है, चंद्रचूड़ जी फैसला देके चले गए कि आप किसी भी मस्जिद का, किसी भी मंदिर का आप सर्वे करा सकते हैं। बताइए, अब वो सर्वे शुरू हो गए। अब आप ये देखिए कि आज तो हिंदू पक्ष की तरफ से मस्जिद के सर्वे कराने की याचिकाएं आ रही हैं। कल को अगर सरकार बदलेगी तो दूसरी याचिकाएं शुरू आ जाएंगी कि जी ये जो मंदिर है बनारस में, हमें शक है यहाँ पे कि सर्वे कराया जाए। फिर क्या होगा? वहां मुस्लिम पक्ष कह देगा हमारी मस्जिद है और यहाँ पे इसके नीचे मस्जिद है, मंदिर की सर्वे कराइए। तो ये क्या आपने एक नया खेला शुरू कर दिया है? आप क्या चाहते हैं? देश को कहां ले जा रहे हैं आप? तो ये जो चीजें शुरू हो रही हैं कि आप जो जनता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जनता को भटका दीजिए, जनता को बहला फुसला दीजिए, जनता को ऐसे मुद्दों में लगा दीजिए ताकि वो मेन मुद्दे से भटक जाए। अब दुर्भाग्य देखिए, आप पार्लियामेंट चल रही है, आज 7वां दिन है, कल थोड़ी सी चली थी, आज थोड़ी सी चल रही है। मजाक बना के आपने रखा हुआ है। लोगों का इनकम टैक्स का पैसा खर्च होता है, कितना पैसा पार्लियामेंट में लगता है। ये खाली हाजिरी लगा के आ जाते हैं, इनको अपने भत्ते और सब सामान बढ़िया मिलता है, मजे कर रहे हैं और आम जनता परेशान है। आप ये देखिए, मैं आपको बताऊं संजय जी, मैंने कल वो हमारी माँ बाजरा डालती है ऊपर कबूतर को, हम सामान लेने गए तो मेरी माँ ने कहा बाजरा भी ले लो। मैंने बाजरा का आधा किलो का पैकेट लिया, उस पर पता है आपको क्या प्रिंट था? मैंने जब रेट देखा, उस पर 99 रुपए का आधा किलो बाजरा है। और किसान का बाजरा क्या भाव मिल रहा है गांव में? उसका 20 रुपए का एमएसपी नहीं आता है। 20 रुपए का आप किसान से ले रहे हो और यहाँ 200 रुपए किलो बेच रहे हो। तो उपभोक्ता भी लूटा जा रहा है और किसान भी लूटा जा रहा है। ये पैसा जा कहाँ रहा है? ये पैसा कहाँ जा रहा है? तो ये ज्यादा दिन तक इस तरह की परिस्थितियां नहीं चलेंगी, ज्यादा दिन तक ये इस तरह की चोरी हेराफेरी नहीं चलेगी। जनता सड़कों पे उतरेगी, इनको उसका जवाब देगी। ये धीरे धीरे सिचुएशन बन रही है देश में। जी, लेकिन मलिक साहब, कभी-कभी सपने टूट जाते हैं। चंद्रचूड़ साहब आए तो देश को एक उम्मीद थी कि बहुत लंबे समय के बाद एक ऐसा सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस आया है जो ईमानदारी की बात करेगा।
कुछ इलेक्टोरल बॉन्ड के इस तरह के फैसले भी दिए, लोगों में भरोसा जगा। लेकिन रिटायरमेंट से कुछ समय पहले तक प्रधानमंत्री जी आते हैं, वो उनके संग गड़े शारती कर रहे होते हैं। जाहिर है वो फोटो बिना उनकी मर्जी के नहीं खींचे गए होंगे, खींच भी लिए होंगे तो वायरल नहीं किए जा सकते थे। यानी प्रधानमंत्री और चंद्रचूड़ दोनों वो फोटो वायरल करना चाहते थे, ताकत दिखाना चाहते थे अपनी, और फिर वो केवल गायब हो गए। इलेक्टोरल बॉन्ड में जो पैसा लिया गया था वो वापस नहीं किया गया, जमाया नहीं कराया गया। चंडीगढ़ में चुनाव की जो बेईमानी कर रहा था, बड़ी बड़ी कड़ी कड़ी टिप्पणी करी चंद्रचूड़ साहब ने, लेकिन हकीकत में उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। और संभल वाला आपने उदाहरण दिया कि एक पूरे देश में एक विवाद खड़ा कर दिया कि जो हमारा पुराना एक्ट है उसको रद्द कर दिया कि आप कहीं पे भी सर्वे करा लीजिए। पूरे देश में पूरी दुनिया तरक्की कर रही है, दुनिया भर के नौजवान चांद पे जाने की, नई नई टेक्नोलॉजी हासिल करने की, विज्ञान की बातें कर रहे हैं। और हमारे नौजवान क्या कर रहे हैं, किसी के घर पे हरा झंडा लगाए, उसको उतार लाओ, भगवा फहरा दो, कावड़ यात्रा लेके निकल जाओ, दिन भर मस्जिद के नीचे मंदिर बैठ के ढूंढते रहो, उस पे सोशल मीडिया पे ब्लॉग करते रहो। और देश के नेताओं के बच्चे क्या कर रहे हैं, वो विदेश में पढ़ाई कर रहे हैं और विदेश में सेटल्ड हो जा रहे हैं। ये जो एक कुचक्र रच दिया गया, और कुचक्र बड़ी सफाई से रच दिया गया, क्या इससे देश निकल पाएगा कभी भी? देखिए संजय जी, अगर आप देखें जिस क्षेत्र से मैं बिलोंग करता हूँ, वेस्टर्न यूपी के, और मैं 20 साल पहले की बात तो नहीं करूंगा या 25 साल पहले की, बदलाव तो हुए हैं। लेकिन यहाँ इस तरह मुसलमानों में कभी भी, हिंदू मुस्लिम में इस तरह की तलखी या इस तरह की कोई बात नहीं रही। और हमारे पिताजी, हमारे दादाजी का मानना ये था कि ये हमारे बीच के ही लोग हैं, ये हमारे बीच के ही लोग हैं, और इनसे हम उस तरह की कट्टरता की बात और उस तरह की चीजें हम इनके साथ नहीं कर सकते। और वो उनके अगर शादी ब्याह में या किसी फंक्शन में, अच्छे बुरे में, मरने जीने में भी, वो भी लोग हमारे यहाँ आते रहे, हम भी उनके यहाँ जाते रहे। लेकिन ये पिछले दिनों दूसरे सियासी दलों ने, खासकर भारतीय जनता पार्टी ने, ऐसी एक बीच की आग लगाई, ऐसी फूट डालने की बात करी कि जिससे अपना सियासी फायदा उठाने के लिए इन लोगों को अलग अलग कर दिया। और वो आग इतनी लग चुकी है, अब जो तीसरी या चौथी पीढ़ी चल रही, जो हमारे बच्चे आ रहे हैं, वो कह रहे हैं मुसलमानों से बड़ा खतरा है। जब हम पूछते हैं कैसे खतरा है, तो वो कुछ बता नहीं पाते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपने ऐसा कर दिया कि मुसलमान आपको खा जाएंगे, मुसलमान आपको मार देंगे। हमने कहा 70 साल में तो ये कुछ कर नहीं पाए, और भाई अब क्या करेंगे ये? तो ऐसा आपने डर बना के रखा हुआ है, और उस डर की वजह से ही आप अपनी दुकान चला रहे हैं। तो ये चीज खत्म होगी मुझे नहीं लगता, लेकिन इस चीज को कंट्रोल किया जा सकता है अगर हम दूसरे मुद्दों की बात करेंगे। सियासी दल कोशिश करेंगे इसको बढ़ाने के लिए। मैं संजय जी आपको एक बात बताता हूं कि ये जो आप संभल देख रहे हैं, ये संभल कोई अचानक नहीं हुई। संभल एक सोची समझी एक साजिश है, जिसके तहत ये शुरुआत की गई है। आज आप देखेंगे कि मोदी जी का लगभग कार्यकाल पूरा हो गया है, और भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस तो बड़ी खुश है कि उन्होंने अपना सब कुछ बहुत बढ़िया किया। अडवाणी जी पहले थे, उनसे पहले दूसरे लोग थे, अब मोदी जी आए, मोदी जी के बाद भी तो कोई आएगा। तो मुझे लगता है कि आरएसएस का और भारतीय जनता पार्टी का एक अपना नजरिया ये है कि हिंदुत्ववादी कट्टर चेहरा भारतीय जनता पार्टी को चाहिए आगे बढ़ाने के लिए, जिसके नाम पे अगले 15 से 20 साल राजनीति की जाए, और ऐसा एक मुद्दा चाहिए। और उस मुद्दे को ढूंढने के लिए भारतीय जनता पार्टी निकली है, और ऐसे कई संबल होंगे, और इन्हीं के सहारे आप जो है मथुरा तक पहुंचेंगे। क्योंकि अब वो जो फसल हमने वहां बोई थी अयोध्या में, वो कट चुकी है। अब अयोध्या की फसल कट चुकी है, जो नई फसल है वो हमें मथुरा में बोनी है। मथुरा में जो हम फसल बोएंगे, जब हम उसको काटेंगे, बहुत अच्छा अनाज निकलेगा। और सबसे बड़ी बात ये होगी कि जो आज भारतीय जनता पार्टी के सामने उत्तर प्रदेश में मुख्य विपक्षी दल है समाजवादी नामक, उसको खत्म करने का बहुत अच्छा जो सूत्र है वो मथुरा में छुपा हुआ है। क्या? श्री कृष्ण, अब जय श्री राम तो खत्म हो गए, अब जय श्री कृष्ण चलेगा। फिर कृष्णा के वंशज कौन है? यादव कहते हैं अरे हम तो कृष्ण जी के वंशज हैं, और बताइए हमारे जो है कृष्ण जन्मभूमि पर इन्होंने मस्जिद बना रखी है। भारतीय जनता पार्टी अच्छा कर रही है, हमें तो भाजपा के साथ जाना चाहिए। अखिलेश जी तो कुछ कर नहीं रहे हैं, नेताजी तो फिर भी कुछ करते थे। छोड़ो यार अखिलेश को, जैसे जयंत को छोड़ दिया लोगों ने, ऐसे अखिलेश को छोड़ के लोग क्या करेंगे कि कोशिश करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी में चले जाएं। अब कितने यादव जाएंगे, कितने रुकेंगे, ये बाद की बात है, लेकिन इस तरह की एक कोशिश
भारतीय जनता पार्टी की तरफ से होगी और भारतीय जनता पार्टी मथुरा के मुद्दे को बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश करेगी, जिसका आने वाले 10 से 15 साल तक फायदा उठाया जा सके और वहां पे सियासी फसल को काटा जा सके। इस तरह की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से होगी और उसका पूरा देखिए, आपको मानना पड़ेगा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के किसी भी मामले की प्रयोगशाला है। और आपको याद रखना चाहिए कि 2013 में जो मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ था, उसका खाली उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड फायदा हुआ। तो इसी तरह से कि वेस्टर्न यूपी का मामला है और यहाँ पे जितनी सख्ताई, जितनी कड़ाई होगी, उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। इस तरह की सोच कुछ लोगों की है और उसी में मुझे लगता है ये लोग आगे बढ़ते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया केपी मलिक जी, आपने आज राजनीति की इतनी सारी बातें हमसे करी, अपना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। ये थे केपी मलिक जी और मुझको यकीन है बातचीत आपको पसंद आई होगी। मेरे को बताएंगे तो अच्छा लगेगा कैसी लगी बातचीत। शुक्रिया, थैंक यू।